go. Hello everyone and welcome to Wings Udan. My name is Princey और आज मैं आपका इंग्लिश का एक नया टॉपिक लूँगी जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आएगा. That is phrase replacement. Guys, I have already taken so many topics. I have covered a lot of topics before. अगर आप वो देखना चाहते हैं उनको एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उन टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए. वही हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, पूछे जाएंगे. तो आगे कंटिन्यू करते हुए आज का टॉपिक मेरा जो लेके आई हूँ दैट इज़ फ्रेज रिप्लेसमेंट, और इन द अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सेंटेंसेस. ये 5 to 6 मार्क्स का ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में और बहुत ही ज़्यादा इसमें हमें फोकस की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा हमें इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है. बिकॉज जनरली इसमें कहीं ना कहीं हमारा वो मार्किंग पीछे हो जाती है. बिकॉज जो ऑप्शन ये होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दे आर वेरी अलाइक, वेरी सिमिलर. सो आई जस्ट टेल यू हाउ टू डू इट. चलिए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके गाइज, बिफोर जस्ट डायरेक्टली जम्पिंग ऑन द एग्जाम्पल्स, मैं आपको पहले बता देती हूँ व्हाट इज़ फ्रेज इम्प्रूवमेंट, आई मीन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फ्रेज रिप्लेसमेंट क्या होता है. आपको एक सेंटेंस पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, उसमें कुछ पार्ट, पर्टिकुलर सेंटेंस का कुछ पार्ट और फ्रेज या कुछ लिटिल बिट ऑफ द हाफ पार्ट वो एक बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा. जैसे कि यू कैन सी दैट यहाँ पर मैंने एक पूरा ब्लैक में और ये हाईलाइट करके रेड पेन में लिखा है, तो ये वहाँ पर बोल्ड लेटर्स में लिखा होगा. तो इसमें देयर माइट बी अ मिस्टेक और कुड नॉट बी अ मिस्टेक, वो आपको खुद देखना है. और ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन इसके साथ एक रिप्लेस करके उसको टिक करना है कि ऑप्शन ए इज़ द राइट, बी इज़ द राइट, सी, और हमेशा ऑप्शन ई होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, कि हमें कोई इम्प्रूवमेंट इस सेंटेंस में नहीं चाहिए. जो ये सेंटेंस जैसा है ये वैसा का वैसा ही ठीक है. तो आज मैं स्टार्ट करने से पहले, मैं जैसे हमेशा अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक टिप्स देती हूँ, कुछ ट्रिक्स देती हूँ जिससे ईजिली आपका सॉल्व हो जाएंगे एग्ज़ाम्स, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो आज मैं इसके बारे में भी आपको बताती हूँ. गाइज, इसको करने के लिए आपको पूरा सेंटेंस रीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. देखो, कोई भी आप सेंटेंस देख लो, कम से कम ये 30-40 वर्ड्स का तो है. तो इतने वर्ड्स को अगर आप रीड करने बैठोगे तो आपके 15 से 20 सेकंड तो इधर ही चले जाएंगे. तो हमें एक क्वेश्चन करने को मिनिमम 30 सेकंड चाहिए, तो हमें सेंटेंस को रीड करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस का थोड़ा सा हमें रीड करना है, अगर हमारा नहीं निकल पाता है आंसर्स ऑप्शंस को देख के, तो अब हम सेंटेंस को रीड करेंगे. अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू रीड द सेंटेंस. जस्ट लुक फॉर द हाईलाइटेड पार्ट, बोल्ड पार्ट ओवर देयर एंड गो फॉर द आंसर्स डायरेक्टली. चलिए लेट्स स्टार्ट इट. आई विल टेल यू हाउ टू डू इट. साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है. ओके, मैं पूरा सेंटेंस रीड नहीं करूँगी. जो हाईलाइट पार्ट है खाली वही पहले देखेंगे कि उसको करने से आंसर्स कितनी देर में निकलता है. द बैंक सफ़र अ नेट लॉस ऑफ अबाउट 200 crores. मतलब यहाँ पर इस पार्ट में देयर इज़ अ मिस्टेक. द बैंक सफ़र अ नेट लॉस ऑफ अबाउट 200 crores. पहली बात तो आपने देख ही ली होगी कि ये बैंक है, इसके साथ सफ़र तो आ नहीं सकता. बैंक इज सिंगुलर, तो हमें यहाँ पर जो भी वर्ब यूज़ होगा वो प्लूरल में होगा. तो आई मीन नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन तो आप पहले ही काट दीजिए, क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो इसमें है. ओके, अब थोड़ा सा ये हमें क्लियर हो गया. मेरे पास ये 4 आ गए, यानी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ऑप्शन डी भी हो सकता है. अब ये बात हो रही है 2018 और 19 की. आई मीन ये पास्ट की, वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट. अभी 2020 चल रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको जज हो गया है कि ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, बिकॉज सफ़र्स इट इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंट टेंस, तो ये नहीं होगा. और हैज़ सफ़र्ड भी नहीं होगा, बिकॉज हैज़ इज अगेन यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट. दिस इज ऑल्सो नॉट द ऑप्शन. अब हमारे पास 2 बच्चे हैं. सफ़र्ड नेट लॉस ऑफ अबाउट 200 crores, सफ़र्ड अ नेट लॉस ऑफ अबाउट 200 crores. मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर किड्स, सो द थिंग इज, अब जब 200 crores की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वी आर टेकिंग 200 crores एज अ वन अमाउंट. दिस पूरा अमाउंट एज अ होल. अब इसको एक लेके चल रहे हैं, इसको हम एक गिन रहे हैं, तो यहाँ पर जो सही आएगा वो आएगा सफ़र्ड अ इज द राइट आंसर. अ शुड बी देयर विद नेट लॉस. सफ़र्ड अ नेट लॉस ऑफ अबाउट 200 crores. तो कितने सेकेंड में आपका ये आंसर निकला?
30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपको आंसर निकालना है। आई गेस अगर आप इस तरीके से करोगे तो आई एम श्योर 30 सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर ये पूरा निकल जाएगा। हमने देखा पूरा सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, जहाँ लगेगा तो वहाँ हमें रीड भी करना पड़ेगा कुछ पार्ट सेंटेंस का। तो आई थिंक दिस इज clear to you guys. Now let's come to the second one. Which happening and resulting in. Again, I am not reading the full sentence. I am just reading the highlighted part. Which happening and resulting in. कहीं ना कहीं sentence अटपटा सा लग रहा होगा. Happening ing, resulting ing. I mean this is a continuous sentence और continuous sentence के आगे helping verb लगाना is very much important. Is, am, are, was, were कुछ भी होना चाहिए ing वाले words के आगे, ये एक tense में. तो obviously यहाँ पे improvement तो चाहिए है. We need improvement. So this option is not correct. No improvement required. Okay. Now look for the option which has been happening and resulting in, which is happening or resulting in, which is happening and resulting in, which is happening and resulting into. Okay. Now which has been happening नहीं हो सकता क्योंकि has been happening is used. थोड़ा सा सेंटेंस कोड पढ़ लेते हैं. It is collateral damage which happening and resulting in actual investment portfolio fall for many investor. Has been is used when a time is given. ये present perfect tenses मैंने आपको करवाए थे. If you have any problem in that, go and watch my first lecture जहाँ पर मैंने आपको पूरा tenses explain करे थे. So has been can't be used here because time is not given here. So this is incorrect. Now option is left which is happening. Option B, C, D. ओके नाउ गाइस यहाँ पर और आ गया है, पूरा सेम है, यहाँ और है, यहाँ एंड है. आई एम टॉकिंग अबाउट बी एंड सी. और नहीं होगा बिकॉज ये दोनों चीज़ें यहाँ पर सेम है, तो ऑब्वियसली यहाँ एंड ही यूज होगा. और तब आता है व्हेन चॉइस वी हैव टू चूज वन. सो दिस इज अगेन रॉन्ग. नाउ लुक फॉर दिस विच इज हैपनिंग एंड रिजल्टिंग इन, विच इज हैपनिंग एंड रिजल्टिंग इन टू. तो यहाँ पर इन एंड इन टू का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है. इन और इन टू इज यूज जब कुछ बाहर से कोई चीज़ अंदर आती है, समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड इज कमिंग इनसाइड, देन वी यूज इनटू. तो यहाँ पर ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, सो इनटू वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. सो द राइट आंसर इज विच इज हैपनिंग एंड रिजल्टिंग इन. गॉट इट? सो ईजी. हमने कुछ पूरा नहीं, कोई मतलब नहीं निकाला सेंटेंस का, कोई कुछ नहीं करे बिकॉज इतना टाइम ही नहीं होगा. बिकॉज हमें बहुत विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वी हैव टू कवर आवर इंग्लिश सेक्शन, बिकॉज और भी 3 सेक्शंस आपको कवर करके फिर इंग्लिश पर आना है. सो नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट वन, थर्ड वन. रिवील द सक्सेस एंड फेलियर. ओके, रिवील द सक्सेसेस एंड द फेलियर. आई एम सॉरी, यहाँ थोड़ा सा कहीं अब देखिए, रिवील द सक्सेसेस एंड फेलियर्स, इससे कहीं जज नहीं हो पा रहा है कि क्या गलती. तो थोड़ा सा सेंटेंस और पढ़ लेते हैं. अक्रॉस डेलीज प्रोमिनेंट मार्केट्स. अगर आप इस चीज़ को देख के पढ़ते हो, डेलीज प्रोमिनेंट मार्केट्स, तो आपको लगेगा ये हम दिल्ली की मार्केट्स की बात करें, सब्जेक्ट हमारा मार्केट्स है, तो उस हिसाब से रिवील ठीक है. तो आप यहाँ पर इसको नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड को आप टिक कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है. ये सेंटेंस को हम किसी और तरीके से करेंगे. इसमें वी हैव टू लुक फॉर द सब्जेक्ट. और अब आप पढ़ेंगे अगर अ ग्राउंड चेक ऑन चैलेंजेस एंड पॉजिटिव्स ऑफ द ईयर और ट्रेडिशन रिजीम अक्रॉस डेली प्रोमिनेंट मार्केट्स, कहीं कुछ इंडिकेशन नहीं मिल रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट होगा तो हमें ये पता चलेगा दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट. सो मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, एक टिप देती हूँ कि सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं अगर कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएं कि जो हमारा हाईलाइटेड पार्ट है उसके आगे देयर आर सो मैनी वर्ड्स रिटन, हाउ टू फाइंड दिस सब्जेक्ट एंड हाउ टू जंप ऑन द राइट ऑप्शन. देखिए, आप सेंटेंस को शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए. अ ग्राउंड चेक ऑन, जहाँ पर भी स्टार्टिंग में पहला प्रेपोजिशन हमारा सेंटेंस का आता है, जैसे यहाँ पर आया ग्राउंड चेक ऑन, ऑन इज अ प्रेपोजिशन, उसके पीछे का सारा सेंटेंस एरर के पहले तक आपको काट देना है. यस, इसको काटा वाटा कर दीजिए, जस्ट कट दिस फुल सेंटेंस. तो दिस वन, द ग्राउंड चेक इज योर सब्जेक्ट हियर. यस, सो यू नीड नॉट टू लुक फॉर दिस. तो इसको सबको काट के आपको इंडिकेशन, एक मैंने हिंट दिया, एक ट्रिक बताया कि हाउ टू फाइंड द सब्जेक्ट इफ सो मेनी वर्ड्स आर रिटन बिफोर द एरर्ड वन. सो ग्राउंड चेक इज द सब्जेक्ट. अब आप इसको लेके देखिए, ग्राउंड चेक ऑन. अब रिवील्स, कहीं जज ग्राउंड चेक के साथ तो रिवील आ ही नहीं सकता बिकॉज हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया है.
तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ रिवील नहीं होगा, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर ग्राउंड चेक के साथ रिवील्स आना चाहिए. दिस इज ग्रामर. तो अगेन टेंसेस इज यूज्ड हियर. तो अब ये ऑप्शन हमारा कट गया, नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड यहाँ पर यूज नहीं होगा. अब रिवील्स आएगा तो यहाँ पर भी रिवील्स है, यहाँ पर एवरीवेयर रिवील्स. अब आइए हमें एक चीज़ क्लियर होगी. अब हम इस पर जंप करते हैं, बिकॉज दिस सेंटेंस इज डिफरेंट. इस तरह के भी पूछे जाते हैं. रिवील द सक्सेसेस एंड फेलियर्स. ओके, रिवील्स द सक्सेस एंड फेलियर्स नहीं. यहाँ पर अगर एस है, अब एंड का मतलब है यहाँ पर भी हमें प्लूरल चाहिए, यहाँ पर भी हमें प्लूरल चाहिए. तो है रिवील द सक्सेस एंड फेलियर्स. नॉट अ वैलिड वन. रिवील्स द सक्सेसेस एंड फेलियर. अब यहाँ पर प्लूरल आ गया, यहाँ पर सिंगुलर आ गया, वो भी नहीं, बिकॉज एंड के इधर भी हमें प्लूरल चाहिए है, इधर भी प्लूरल चाहिए. रिवील्स अ सक्सेसेस एंड फेलियर्स या रिवील द सक्सेसेस एंड फेलियर्स. क्या जज कर रहे हो? सक्सेसेस के आगे अ नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के आगे हम अ नहीं लगा सकते. सो अगेन ग्रामेटिकली दिस इज आर्टिकल, ये रॉन्ग है, ये आर्टिकल यहाँ पर नहीं आ सकता. प्लूरल्स के आगे हम क्या यूज करते हैं? हमेशा द. तो रिवील्स द सक्सेसेस एंड द फेलियर इज द राइट आंसर. गॉट इट? ऊपर हमने देखा कि हमें खाली इतना पढ़ा तो हमारा आंसर कैसे निकालिए. तो यहाँ मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि आपको कैसे अपना सब्जेक्ट फाइंड करके एरर तक पहुंच के एरर को ठीक करना है. गॉट इट? चलिए आइए एक नेक्स्ट और देखते हैं. Which are, I'm not reading the whole sentence again, I am just reading the highlighted part over there. Which are coming into the books could repaired. Which are coming into the books could repaired. अब ये could और repaired कैसे जुड़ सकते हैं? तो ग्रामेटिकली सेंस बन सकती है. could और repaired can't be used together. So भाई इम्प्रूवमेंट तो चाहिए, तो इसको हम पहले ही कट कर देते हैं. ओके. Who are coming into the books could repair. Who cannot be used because यह proceedings की बात हो रही है. We are talking about the proceedings and who is used with the person. Again option A omitted. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था और अभी भी कहा, हमें भीड़ को घटाना है, हमें एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंचना है. So which are coming to the books could repair. Which are coming into the books can repair. Which are coming into the books could repair. अब यहाँ देखिए, मैंने अभी आपको सेकेंड सेंटेंस में इन और इनटू में फ़र्क बताया था. आई थिंक यहाँ पर भी कहीं इनटू का फ़र्क आ रहा है. इनटू इज़ यूज्ड जब बाहर से कोई चीज़ अंदर आती है. तो ये प्रोसीडिंग्स हैं जो बाहर से आ रही हैं अंदर, द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक. सो ऑब्वियसली टू यहाँ पर सूट नहीं करते. इनटू इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड विल कम इनसाइड. सो विच आर कमिंग टू द बुक्स कुड रिपेयर. This is the wrong one here. Which are coming into the books can repaired. Can be repaired होता तो हम कहीं ना कहीं इसको भी एक अकाउंटेबिलिटी में रख लेते. Yes, it could be the right one, but can repaired is totally wrong over here. तो हमें अपना आंसर मिल गया है. Yes, option D. Which are coming into the books could repair. Very nice, so easy. अगर हमने देखा पूरा within सेकेंड्स आपके ये निकल रहे हैं और इसी तरीके से निकलेंगे. विद इन सेकेंड्स यू हैव टू डू दिस वन. चलिए नेक्स्ट अगेन आ जाइए. पूरा इतना बड़ा नीड नहीं है पढ़ने की, मैंने ये पढ़ लिया. नी पर्क रिएक्शन. गाइस, नी पर्क रिएक्शन क्या होता है? अब इडिमिन्स है, अगर आपको इडिमिन्स की नॉलेज है, एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू बी वेरी सॉलिड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इडिमिन एंड फ्रेजेस. नी पर्क रिएक्शन कुछ भी नहीं होता है. नी जर्क रिएक्शंस होता है. इट इज एन इडिमिन्स. नी जर्क रिएक्शन मीन अ वेरी क्विक एक्शन, बड़ा प्रोमिनेंट, जो फटाफट से कोई हमने एक्शन लिया होता है उसको कहते हैं नी जर्क रिएक्शन. सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो गया. नी पर्क रिएक्शन कुछ भी नहीं होता है. नी ड्रॉप रिएक्शन भी कुछ नहीं होता है. नी डीप रिएक्शन भी कुछ नहीं होता. द आंसर इज नी जर्क रिएक्शन. आपको इडिमिन्स की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी. दिस इज सो इजी. नो, आई थिंक ये 10 सेकेंड में हमारा निकल गया. हमें पूरा पढ़ा ही नहीं, इडिमिन्स की नॉलेज है तो विद इन 10 सेकेंड हमने ये सॉल्व कर लिया. ओके, आइए नेक्स्ट पे जंप करते हैं. whom can be trusted. ओके, अब यहाँ देखिए whom can be trusted को हम कैसे करेंगे गाइस. अब देखिए यहाँ पर जो हमारे ऑप्शंस ये आ रहा है, whose can be trusted, whom can be trusted, who can be trusted, who could be trusted, whom and
whose, ये दो वर्ड्स होते हैं, ये हम प्रोग्रेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस में यूज़ करते हैं, आपको इतना तो पता होगा। तो ये दीज आर यूज इन प्रोग्रेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस। तो whose एंड whom यहाँ पर नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज़ यूज इन द प्रोग्रेसिव cases. And this statement, you know, the whole world knows that he is a man whom can be trusted. ये जो एक है वर्ड, ये जो एक सेंटेंस है हमारा एक जनरल ट्रूथ है, तो कुड भी नहीं आ सकता बिकॉज इट इज़ इन द प्रेजेंट। कुड नहीं यूज होगा बिकॉज इट इज़ नॉट समथिंग ऑफ द पास्ट। सो अगेन ऑप्शन डी इज रॉन्ग। सो व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन? whom मैंने आपको बताया नहीं यूज़ होता बिकॉज वो प्रोग्रेसिव और ऑब्जेक्टिव केसेस में यूज़ होता है। तो ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन इज हु कैन बी ट्रस्टेड। ना इसको हम इसमें पुट करके देखते हैं। द होल वर्ल्ड नोज दैट ही इज नॉट अ मैन हु कैन बी ट्रस्टेड। ऑटोमेटिकली मीनिंग आपका निकल आया। सो इजी। अगर आपको ग्रामर की नॉलेज है, अगर आपको पता है कि क्या कहाँ से हमारा यू नो व्हाट इज़ द बेसिक रूल ऑफ ग्रामर यहाँ पर लगेगा, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी वेरी इजी फॉर यू गाइज टू क्रैक इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द अदर वन। ये छोटा सेंटेंस है तो मतलब वी कैन रीड इट। अब जब बड़े बड़े सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया, यू विल वेस्ट 15 to 20 seconds if you start reading these sentences, because if it is small one you can quickly read in with 2 seconds. Love comes naturally but people learn to hate each other. Okay, love come naturally but people learn to hate each other. Okay guys, अब यहाँ पर हमारा एरर इज हेयर टू हेट ईच अदर। अब कहीं ना कहीं मैं आपको बताती हूँ ईच अदर हम कब लगाते हैं। ईच अदर इज यूज्ड व्हेन जब दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस हमें गिवन होते हैं तब हम ईच अदर लगाते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी दो नाउन्स और दो प्रोनाउंस नहीं दिए हुए, तो ईच अदर में यानी कि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो रॉन्ग है। वी नीड इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर भी हेडिंग ईच अदर अगेन रॉन्ग, क्योंकि ईच अदर आई टोल्ड यू वेयर टू यूज। ऑप्शन डी देखिए, टू हेट एन ईच अदर अगेन रॉन्ग। ईच अदर कब लगता है? आई जस्ट टोल्ड यू। तो हेटिंग वन एन अदर या टू हेट वन एन अदर। अब हेटिंग वन एन अदर तो नहीं आ सकता बिकॉज ये तो कंटिन्यूअस है, प्रोग्रेसिव है, तो यहाँ पर इसके आगे हमें वी ऑलवेज नीड सम ऑक्सिलरी वर्ब विद ING थिंग, आई टोल्ड यू। सो ऑब्वियसली हेटिंग वन एन अदर इज रॉन्ग ऑप्शन। द राइट ऑप्शन इज टू हेट वन एन अदर। यस, ऑप्शन सी। सो देखिए कितने यू नो विद इन फ्यू सेकेंड्स वी हैव क्रैक दिस 7 क्वेश्चंस। मैक्सिमम हमें 30 सेकेंड्स का टाइम दिया होता है, हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कि 30 सेकेंड्स में हम ये निकाल पाए। तो आई गेस मैंने आपको बता दिया है कि आपको कैसे ये सॉल्व करने हैं। पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की, वर्ब्स की, नाउन्स की, टेंसेस की, तो यू कैन ईजिली क्रैक दिस। So I think I have made myself clear to you guys. You guys have understood what is meant by phrase replacement. कैसे हम रिप्लेस करेंगे, क्या तरीका है, किस तरीके से करना है। मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं इससे भी और अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी। ये वही मैंने सेंटेंसेस रखे, बहुत टफ वाले भी नहीं रखे, हायर लेवल के मैंने उसी तरह के सेंटेंसेस बनाए हैं जो कि PO के एग्ज़ाम्स में और क्लरिकल के एग्ज़ाम्स में आते हैं। यही लेवल रहता है, ना इससे हाई ना इससे कम। सो इट्स वेरी ईजी। सो विद दिस नोट आई एंड अप माई लेक्चर। आई होप जितना प्यार आपने मुझे हमेशा दिया है इस बार भी मिलेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आऊँगी। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।